जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद में हम फाइलम पोलीफेरा का कंपैरेटिव स्टडी हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। इस कंपैरेटिव स्टडी में 7 फीचर्स मैंने लिए हैं और तीनों मैंने क्लास वहाँ पे ली है। तो एक तरफ हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ कैलकेरिया के अंदर कौन सी स्थिति है, हेक्साक्टिनिडा के अंदर क्या स्थिति है और डेमोस्पोंजिया क्लास के अंदर उस कैरेक्टर्स की क्या स्थिति है, इसका हम कंपैरेटिव तुलनात्मक इसका अध्ययन कर लेते हैं, जो कि हम हर फाइलम के अंदर करेंगे। सबसे पहला इसका आवास की हम बात करें, इसके हैबिटेट की हम बात करें तो कैलकेरिया जंतुओं की बात करें तो कैलकेरिया के जंतु सभी कैसे होते हैं, आपके समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं और वो उथले जल के अंदर आपके पाए जाते हैं, होलो H2O उथले पानी के अंदर आपके पाए जाते हैं, होलो वाटर। अगर हेक्साक्टिनिडा के जंतुओं की बात करूं तो वो भी सभी कैसे होते हैं, आपके समुद्री होते हैं, लेकिन वो समुद्र की गहराई के अंदर आपके पाए जाते हैं, डीप में पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं डेमोस्पोंजिया की तो डेमोस्पोंजिया के अधिकांशतः जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, या वो दोनों ही के अंदर आपके मिलेंगे, समुद्र में भी और स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जाते हैं। दूसरी मैं इसकी साइज की बात करूं तो कैलकेरिया के जंतु साधारणतः 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक, हेक्साक्टिनिडा के जंतु 1 मीटर तक और डेमोस्पोंजिया के जो जंतु होते हैं साधारणतः इन दोनों क्लास के जंतुओं से बड़े होते हैं। अगर मैं एंडोस्केलेटल अंतःकंकाल की बात करूं तो कैलकेरिया जंतुओं का जो अंतःकंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मतलब कैलकेरियस होता है। हेक्साक्टिनिडा का सिलिशियस होता है, मतलब सिलिका से मिलकर बना होता है, जबकि डेमोस्पोंजिया की बात करें तो सिलिका से मिलकर भी बना हो सकता है, स्पोंजिन तंतुओं से भी मिलकर बना हो सकता है, या उसके अंदर दोनों मिल सकते हैं, सिलिका और स्पोंजिन फाइबर का, या उसके अंदर जो अंतःकंकाल हो कैसा हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट में स्पीक्यूल्स की बात करूं तो स्पीक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो कैलकेरिया में या तो त्रिअक्षीय या चतुरक्षीय या एकाक्षीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, ट्राइरेडिएट, टेट्रारेडिएट और मोनोरेडिएट प्रकार की स्पीक्यूल्स किसमें मिलती है, आपकी कैलकेरिया में। जबकि हेक्साक्टिनिडा जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लास स्पंज कहते हैं, उसके अंदर या तो छक्षीय हेक्साक्टिनिडा, हेक्सारेडिएट, या उसके अंदर बहुअक्षीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, पॉलीरेडिएट पाई जाती है। अगर उधर ही बात करूं डेमोस्पोंजिया की तो डेमोस्पोंजिया में या तो एकाक्षीय मोनोरेडिएट या चतुरक्षीय टेट्रारेडिएट या क्या हो सकती है, उसके अंदर अनुपस्थित भी हो सकती है तंत्रिका। अगर कैनाल सिस्टम की बात करूं, नाड़तंत्र की बात करूं तो कैलकेरिया के जंतुओं में स्पोन अथवा साइकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। हेक्साक्टिनिडा में ल्यूकोन प्रकार का, जो कि सर्वाधिक दक्ष होता है, सर्वाधिक कॉम्प्लेक्स होता है, और डेमोस्पोंजिया के अंदर ल्यूकोन या उनके लार्वा के अंदर कौन सा मिलता है, रेगोन प्रकार का कैनाल सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं संकुचन की क्षमता की, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो फाइब्रोसाइट सेल्स के माध्यम से होता है, तो फाइब्रोसाइट सेल्स आपके यहाँ दो उपस्थित नहीं है तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता नहीं पाई जाती, जबकि डेमोस्पोंजिया के अंदर फाइब्रोसाइट सेल्स के मिलने के कारण उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है। अगर मैं पोलर सेल्स की बात करूं पोलर सेल्स की मैं बात करूं तो पोलर सेल्स अगर कैलकेरिया की बात करूं तो उसके अंदर बड़ी साइज की होती है, जबकि हेक्साक्टिनिडा और डेमोस्पोंजिया जो उसकी साइज क्या होती है, आपकी छोटी होती है। ये पोलर सेल्स कैलकेरिया में जो एंडोडर्म होती है, जो अंदर की आपकी जर्म लेयर होती है, उसकी पूरी की पूरी सतह के ऊपर ये पाई जाती है, जबकि मैं बात करूं हेक्साक्टिनिडा की तो ये सिर्फ जनरल फीचर के बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा की हम बात कर लेते हैं। और जो पोरीफेरा का वर्गीकरण है, ये जो वर्गीकरण मैंने लिखा है यहाँ पर वो एक्सप्लोरर और यूसिंगर 1971 के अनुसार ये आपके वर्गीकरण प्रस्तावित है। तो सबसे पहले पोरीफेरा का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो 3 क्लासेस के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, और इसका जो बेस होगा वो होगा इसका स्केलेटन किस प्रकार का। तो 3 क्लासेस में कैलकेरिया, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कैल्सीस्पोंजियई, हेक्साक्टिनिडा जिसको दूसरा नाम देते हैं हाइलोस्पोंजियई, और डेमोस्पोंजियई, इन 3 क्लासेस के अंदर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अगर मैं इन शब्दों की बात करूं तो ये सभी ग्रीक वर्ड है। अगर कैल्सीस्पोंजियई की बात करूं तो ये कैल्सीस्पोंजियई 2 शब्दों से मिलकर आपके बना हुआ है, कैल्सिस प्लस स्पोंजिया, मतलब कैल्सिस का मतलब लाइमी स्पंज, ठीक है,
लाइमी का मतलब चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट से जिनका कंकाल निर्मित है, स्पीक्यूल्स निर्मित है, तो कैल्शियम स्पोंजियाई हम कह रहे हैं। हेक्साक्टिनिडा, हेक्स का मतलब 6, एक्टिन रे प्लस आइडिया मतलब 6 एक्टिन रे रूप वाले जंतु, और दूसरा नाम है हाइलोस्पोंजिया। हाइलोस का मतलब था ग्लास स्पंज, मतलब तो हेक्साक्टिनिडा में जो जंतु आते हैं उनको हम समझते हैं ग्लास स्पंज के नाम से भी हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेमो स्पोंजियाई की। तो डेमो स्पोंजियाई का अगर हम बात करें तो इसको हम फ्रेम स्पंज के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो इसकी स्पीक्यूल्स होती है, या हम इसका जो एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, एक ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर हेक्साक्टिनिडा की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, आपके सिलिका से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अंदर कैसा होता है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा, या सिलिका का बना हुआ होगा, या स्पंजिंग फाइबर का बना हुआ होगा, या कैसा होगा, एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पर एंडोस्केलेटन सिलिका का, यहाँ पर सिलिका का भी हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, एब्सेंट भी वो आपके हो सकता है। ये दोनों प्रकार के आपके मिल सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स का और सिलिका का। अगर हम बात करें कैल्केरिया कैल्सिस्पोंजियाई की, तो इसको हम दो ऑर्डर्स के अंदर हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं, होमोसिला और हेटेरोसिला। होमोसिला के अंदर जो प्रतिनिधि जंतु आते हैं ल्यूकोसोलेनिया, और दूसरा क्लेथाइड। और अगर हेटेरोसिला की बात करें तो साइकोन और साइफा, जिसको अर्ध स्पंज कहते हैं, और आपके ग्रेंसिया इसके अंदर आते हैं, आपके हेटेरोसिला ऑर्डर के अंदर आपके रखे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं हेक्साक्टिनिडा की, तो हेक्साक्टिनिडा में को भी हम पूरा दो ऑर्डर्स के अंदर हम वर्गीकृत करते हैं, हेक्सा स्टीरोफोरा और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सा स्टीरोफोरा के अंदर जो प्रतिनिधि जंतु आता है यूप्लेक्टेला, जिसको हम फ्लावर बास्केट ऑफ वीनस, वीनस की पुष्प मंजूषा भी इसको हम कहते हैं। और ये जो यूप्लेक्टेला है वो जापान के अंदर शादी के उपलक्ष्य में, शादी समारोह उपलक्ष्य में जो नव दंपति होते हैं, वर वधू होते हैं, उनको उपहार के रूप में यूप्लेक्टेला को दिया जाता है। और उपहार में देने का प्रचलन क्यों है, क्योंकि जब हम यूप्लेक्टेला की बात करें तो यूप्लेक्टेला के अंदर श्रिम्प पाए जाते हैं। तो जब ये छोटे ही अवस्था में होता है यूप्लेक्टेला, तब इसके शरीर के अंदर ये श्रिम्प क्या हो जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद में पुनः वो वापस नहीं आ पाते। ठीक है, तो मतलब अब जब यूप्लेक्टेला और श्रिम्प रहेंगे वो आजीवन क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो इसी अभिलाषा के साथ में, इसी शुभकामनाओं के साथ में ये वर वधू को दिया जाता है, भेंट स्वरूप दिया जाता है कि वो इनकी तरह श्रिम्प और यूप्लेक्टेला की तरह आजीवन सहजीवी रूप में क्या रह सके, साथ साथ रह सके। वो बात अलग है कि श्रिम्प लाख चाहे यूप्लेक्टेला से बाहर आना, लेकिन श्रिम्प बाहर नहीं आ सकता, तो उसको रहना पड़ेगा, चाहे कैसे भी रहे, वो सहजीवी रूप में रहे, चाहे मजबूरन रहना पड़े तो उसको रहना पड़ेगा यूप्लेक्टेला के साथ। तो इसी कारण जापान में इसको दिया जाता है। तो ये तो यूप्लेक्टेला की बात की। उसके बाद एम्फीडिस्कोफोरा में हम फाइलोनिमा, जिसको हम ग्लास रोक स्पंज भी कहते हैं, और फिरोनोमा जंतुओं को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेमोस्पोंजियाई, जिसको हमने फ्रेम स्पंज कहा है। इस फ्रेम स्पंज को हम उन्हें 3 सब क्लासेज में, उपवर्गों के अंदर हम वर्गीकृत करते हैं, टेट्राएक्टिनेलिडा, मोनोएक्सोनिडा और किरेटोसा। ठीक है, मतलब ये जो वर्गीकरण किया गया है वो जो स्थिति से वो कैसी है। टेट्राएक्टिनिडा मतलब टेट्राएक्सोन प्रकार की, मोनोएक्सोन प्रकार की, किरेटिन से मिलकर बनी, इस आधार पर इसको सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। टेट्राएक्टिनिडा को पुनः 3 ऑर्डर के अंदर वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला मिक्सोस्पोंजिडा, कार्नोसा और कोरिस्टिडा। मिक्सोस्पोंजिडा में ओस्केराला को रखते हैं, कार्नोसा में हम प्लेकिना को रखते हैं, और कोरिस्टिडा के अंदर हम जियोडिया को हम रखते हैं। इसी तरह मोनोएक्सोनिडा को पुनः 4 ऑर्डर के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, हेड्रोमेरिडा, हेलिकोन्ड्रिडा, पोइसिनोस्क्लेरिडा और हैप्लोस्क्लेरिडा। हेड्रोमेरिडा में क्लाइना, जिसको हम बोरर स्पंज कहते हैं, उसको हम रखते हैं।
छेदक स्पंज को। हेलिकोन्ड्रिडा में हम हेलिकोन्ड्रिया को रखते हैं। ओइस्टियोस्क्लेरा में हम क्लेड्रोराइजा को रखते हैं। और हैप्लोस्क्लेरा में हम चलाइना, जिसे हम ग्लव्स ऑफ मरमेड के दस्ताने भी कहते हैं, उसको रखते हैं। और स्पोंजिला को हम उसमें रखते हैं। ये बाथ स्पंज आपका होता है। और किरेटोसा के अंदर हम यूस्पोंजिया और हिप्पोस्पोंजिया, अश्व स्पंज और बाथ स्पंज को हम रखते हैं। तो ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन किसका था? आपके पोरीफेरा फाइलम का सिंपल सा था। सिर्फ 3 ही क्लासेस की हम बात करें, कैल्केरिया, एक्सेलेरेटा और डेमोस्पोंजिया। और ये क्लासिफिकेशन हमने अप टू ऑर्डर तक हमने स्टडी किया है, जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है। ये मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि जो जितने भी फाइलम हैं, वो फाइलम आपको थ्योरेटिकल तो याद करने ही करने हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके स्पोर्टिंग जो आपके एक प्रैक्टिकल का अहम हिस्सा होता है, प्रादर्श अध्ययन। वो प्रादर्श अध्ययन में हम आपको जंतु को पहचानना होता है, और ये पहचानना होता है किस फाइलम का है वो, और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इस दृष्टि से भी ये क्लासिफिकेशन क्या है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रायोगिक परीक्षा के न बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, आगामी कक्षाओं में अगर बात पार्ट थर्ड की करें, सेकंड की करें, आपके एमएससी में भी स्पोर्टिंग है, तो सभी कक्षाओं के लिए क्लासिफिकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके बीएससी पार्ट प्रथम के अंदर। या अगर हम ये कहें कि जूलॉजी का, ये क्लासिकल जूलॉजी की बात करें, तो क्लासिकल जूलॉजी की ये रीढ़ की हड्डी है, ये वर्टिब्रल कॉलम है उसका। क्योंकि हम जूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जंतुओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से जंतु को हम किस फाइलम के अंदर रख रहे हैं, और उस फाइलम में ही क्यों रख रहे हैं, किसी दूसरे फाइलम में हम क्यों नहीं रख रहे। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको सर्वप्रथम जूलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज हमने बात की पोरीफेरा फाइलम की। आगामी लेक्चर के अंदर फिर हम एक नए फाइलम की से नेक्स्ट जब हम फाइलम की बात करेंगे, सिलेंट्रेटा और निडेरिया की हम बात करेंगे। तब तक के लिए लगातार अपने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, और आपकी परीक्षाएं नजदीक है तो उनकी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।